हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में नेचुरल फार्मिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में ये हमारी पहली क्लास है। इससे पहले हमने सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा की थी और आज की क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फार्मिंग यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसके इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड होती है तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और जो पुराने पेपर है या जो गेस पेपर है वो आपकी पीडीएफ के रूप में कहाँ मिलेंगे, ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। और ये टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण होने के कारण आप क्लास के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हम यहीं से शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक खेती का इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक खेती होती क्या है, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग होती है वो क्या होती है। तो नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार से देखा जाए कि उसमें नेचुरल फार्मिंग में ना किसी रसायन का प्रयोग किया जाता है, ना किसी कीटनाशक का, ना किसी खरपतवारनाशी का प्रयोग किए बिना जो प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति के अनुरूप जो हम खेती करते हैं उसे ही प्राकृतिक खेती कहा जाता है। जैसे कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या जीन संशोधित जीवों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्राकृतिक खेती में जैसे कि गोबर हो गया या कोई गौमूत्र हो गया, जैविक खाद हो गया या फसलों के जो अवशेष होते हैं वह हो गए या स्थानीय संसाधन जैसे प्राकृतिक इनपुट्स पर आधारित होते हैं, इनका उपयोग करके ये प्राकृतिक खेती की जाती है, जो नेचुरल फार्मिंग होती है वो की जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे हुई, प्राकृतिक खेती की पहचान किसने की, वह हम पहले सबसे पहले वैश्विक दृष्टिकोण के स्तर पर देखते हैं कि प्राकृतिक खेती की अवधारणा सबसे पहले 1940 के दशक में जापान के मसानोबु फुकुओका के कार्यों के माध्यम से वैश्विक पहचान मिली। यानी कि ये कोई जापान के वैज्ञानिक है जिन्होंने जो प्राकृतिक खेती होती है उसकी पहचान की, वैश्विक स्तर पर पहचान की। और वो कब की, वो 1940 के दशक में की। इस जापान के वैज्ञानिक का जो नाम है वो है मसानोबु फुकुओका। इसका नाम भी आपको याद रखना है, काफी थोड़ा अलग ही नाम है क्योंकि मुश्किल भी हो सकता है, इसके नाम आपको ध्यान रखना है। उन्होंने क्या अवधारणा दी कि उन्होंने ये अवधारणा दी कि कुछ न करके खेती करने की अवधारणा दी, जिसमें न जुताई की जाती है, न निराई, न रसायन, न ही खाद का उपयोग किया जाता है। यानी कि इन्होंने कहा कि कुछ न करने की खेती की अवधारणा दी, जिसमें न तो खेत को पहले मिट्टी की जो निराई गुड़ाई होती है, जो जुताई करते हैं वो तैयार करने के, न इन्होंने कहा कि खेत की जुताई करके तैयार करना है, ना उनमें खरपतवारों को हटाने के लिए या निराई गुड़ाई करनी है, न उनमें किसी प्रकार के रसायन देने और न ही उनमें खाद का उपयोग करना है। इन्होंने ये अवधारणा दी। फुकुओका की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण भी है, याद भी रखना है। उस पुस्तक का नाम ये है कि द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन ने दुनिया भर के किसानों को प्रेरित किया। यानी कि जो ये पुस्तक का नाम है ये आपको याद रखना है। पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको ये पूछा जा सकता है। एक तो इस जापान के वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है और एक इसकी पुस्तक का नाम और इसने क्या अवधारणा दी, ये तीन क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट बनते हैं। फिर इन्होंने वे मानते थे कि प्रकृति स्वयं में पूर्ण है, उसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। इन्होंने ये बताया कि जो प्रकृति होती है, जो हम नेचुरल नेचुरल फार्मिंग में इन्होंने ये बताया कि जो प्रकृति होती है वो प्रकृति जो खेती करने के लिए मतलब पूर्ण है, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी किसी प्रकार की जुताई या निराई गुड़ाई या रसायनों का देना या खाद का देना नहीं करना चाहिए। उसके बिना भी खेती हो सकती है क्योंकि प्रकृति एक पूर्ण है, इन्होंने ये बताया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक खेती का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, यानी कि नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, यानी कि भारत में प्राकृतिक खेती का इतिहास क्या रहा। तो भारत में प्राचीन काल से ही एक समृद्ध पारंपरिक कृषि प्रणाली रही है जो प्राकृतिक विधियों पर आधारित थी। वैदिक साहित्य में कृषि को एक आध्यात्मिक और प्रकृति से जुड़ी हुई क्रिया रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि जो भारत है पहले से ही प्राचीन काल से ही खेती में समृद्ध एक देश है, पारंपरिक कृषि प्रणाली रही है। और इसमें क्या होता है, प्राकृतिक विधियों के आधार पर ही प्राचीन काल में खेती की जाती थी। और जो वैदिक साहित्य थे उनमें भी कृषि का आध्यात्मिक और प्रकृति से जुड़ी हुई क्रिया को बताया है। और फिर इसमें क्या अगला क्या आता है कि गाय का गोबर, गोमूत्र, नीम, राख, मट्ठा
और जैविक अवशेषों का उपयोग भारतीय खेती में सामान्य रूप से होता था। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्राचीन काल में नेचुरल फार्मिंग में किन किन मतलब चीजों का उपयोग होता था, तो उसमें आएगा गाय का गोबर, गौमूत्र, जो नीम होती है, नीम की पत्तियां मान लो, नीम के जो अवशेष होते हैं, नीम की जो आपने निम्बोली देखी होगी वो हो गई, नीम के जितने भी अवशेष होते हैं, और जो राख और जो मट्ठा होता है या जैविक अवशेष, यानी कि जब हम फसलों की कटाई करते हैं तो उसके पास जो अवशेष बचते हैं, उनसे भी जो मतलब उन्हें हम मिट्टी में दबा देते हैं या वहीं पे सड़ गल कर जब मिट्टी में मिलते हैं, तो उससे भी अच्छी खासी खाद बनती है और उसके उपयोग से भारत में खेती सामान्य रूप से की जाती थी। प्राचीन भारत ग्रंथ जैसे कृषि प्राशर और रक्षा आयुर्वेद में प्राकृतिक खेती की तकनीकों का विवरण मिलता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है उनके नाम पूछ सकते हैं, उनकी प्राकृतिक खेती की तकनीकों का विवरण कौन से ग्रंथों में मिला, तो उसका आंसर रहने वाला है कृषि प्राशर और रक्षा आयुर्वेद। इन दोनों ग्रंथों का भी नाम आपको याद रखना है अच्छे से। फिर हम देखते हैं रासायनिक खेती का उदय और उसके परिणाम, दुष्परिणाम। यानी कि रासायनिक खेती का जो उद्भव हुआ, जो उदय हुआ, वो कब हुआ, कैसे हुआ और उसके दुष्परिणाम क्या थे, उसके लाभ क्या थे। तो 1960 के दशक में जो हरित क्रांति के बाद जो भारतीय कृषि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर हो गई। यानी कि जो 1960 के जो दशक था, उसमें आपने सुना होगा कि एक हरित क्रांति नाम की एक क्रांति चली थी। उस क्रांति के बाद ही से ही रासायनिक उर्वरकों और जो कीटनाशक या जो खरपतवारनाशी होते हैं, उनका उपयोग सर्वाधिक किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि जो हरित क्रांति लगी चालू है, मतलब हरित क्रांति शुरू होने के बाद जो हम रसायनों का प्रयोग कर रहे थे, उससे शुरू में तो क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, जो मृदा की उर्वरकता होती है, वो घट गई। जल प्रदूषण बढ़ गया, यानी जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन था वो इंक्रीज हो गया। और क्या इसका नुकसान हुआ कि जो खाद विषाक्तता में से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी और जो किसान थे वो कर्ज में फंसने लगे। यानी कि जो केमिकल थे, जो रासायनिक उर्वरक थे या जो कीटनाशक होगी, वो बहुत महंगे होने के कारण क्या हुआ कि किसानों को उत्पादन कम हो गया, और उत्पादन कम हो गया तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, मृदा भी खराब होने लगी, क्योंकि मृदा इतनी खराब हो गई कि जब तक उनमें जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका यदि हम प्रयोग ना करें तो उत्पादन कुछ ही ना हो, या जो फसल होती है वो अच्छी उत्पादन ना दे। इसके कारण जो किसान होते हैं वो कर्ज में फंसने लगे थे। इससे टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की खोज शुरू हुई। यानी कि इससे क्या इसके बाद क्या हुआ कि जो टिकाऊ खेती है, जो पर्यावरण अनुकूल, जो पर्यावरण के अनुकूल ऐसे विकल्प की खोज शुरू होने लगी कि जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे विकल्पों की खोज की जाने लगी। बाद में भारत में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में एंट्री होती है सुभाष पालेकर की, जो भारत में प्राचीन खेती के पुनर्जागरण भी जिसे कहा जाता है। यानी कि जो प्राकृत भारत में प्राकृतिक खेती के जनक भी इन्हें जो सुभाष पालेकर है उन्हें कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो प्राकृतिक खेती है उनको पुनर्जागरण किया, उन्हें पुनर्जागृत किया। और भारत के किसान और कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर ने रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को स्वयं अनुभव किया। यानी इन्होंने ये स्वयं अनुभव किया कि जो रासायनिक जो खेती होती है उसके क्या क्या दुष्परिणाम है, और जो प्राकृतिक खेती जो होती है, जो नेचुरल फार्मिंग होती है, उसके क्या क्या लाभ है, इन्होंने स्वयं अनुभव किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय विधियों का अध्ययन किया और उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा। यानी कि उन्होंने जो पारंपरिक जो भारतीय विधियां होती है उन पर भी जो अध्ययन किया, स्टडी की, और उन्होंने जो वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से दोनों को जोड़ा और उनके जो लोग होते हैं उनको बताया कि रासायनिक खेती के क्या दुष्परिणाम है और नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या मतलब एडवांटेज है, मतलब क्या क्या लाभ है, उन्होंने ये बताया। 1990 के दशक में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा प्रस्तुत की। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो उसका आंसर आपके रहने वाला सुभाष पालेकर ने। कब दिया? 1990 में दिया, और इसका शॉर्ट में नाम होता है JBNF। यानी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जेड का मतलब होता है जीरो, बी का मतलब होता है बजट, एन का मतलब नेचुरल और एफ का मतलब फार्मिंग। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। जितने भी ये योजनाएं 2-3 क्लासों में मतलब आगे चलेगी, या पीछे हमने एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लासें की थी उसमें भी कुछ शॉर्ट शॉर्ट जो योजनाएं चली थी उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए योजनाओं के नाम आपको जो शॉर्ट होते हैं उनको याद रखना है।
इसका उद्देश्य था कि खेती की लागत को शून्य तक लाना, जो कि निम्न तरीकों से हो सकता है: जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग और वापसा जो मृदा में जल और वायु का संतुलन बनाया जाता है। यानी मृदा में क्या होता है, वायु और जल होता है, उसका संतुलन बनाकर जो कार्य होता है उसे वापसा कहते हैं। उनकी विधियों कई राज्यों में लोकप्रिय हो गई और लाखों किसानों को प्रेरणा मिली। यानी कि जो सुभाष पालेकर जी थे, उनकी जो नई नई खेती नेचुरल फार्मिंग की जो विधियां थी वो कई राज्यों में जो लोग किसान थे वो लोकप्रिय हो गई उनकी विधियां, और किसानों को बहुत प्रेरणा मिली उनसे। फिर आते हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल। इन्हें लाभों को देखते हुए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रमुख योजनाएं चलाई। वो योजनाएं क्या क्या थी, जिसमें पहले आते हैं भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत चलती थी ये योजना। यानी कि जो इस योजना का नाम याद रखना है शॉर्टकट में भी, बीपीकेपी, यानी कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ये इसका नाम है। आपको फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है कि ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसमें क्या हुआ कि नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन पूरे देश में लागू करने हेतु ये चलाई गई थी। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन मिला। और फिर आता है वर्तमान स्थिति और वैश्विक मान्यता। यानी वर्तमान में स्थिति क्या है और क्या योजनाएं चल रही है, कि आज प्राकृतिक खेती को जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण और किसान संकट के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। FAO और IFAD जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्राकृतिक खेती के महत्व को स्वीकार किया है, और प्राकृतिक खेती अब सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा बनती जा रही है। यानी कि जो सतत जो टिकाऊ खेती, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो मृदा की उर्वरकता को बनाए रखना, जिससे अच्छा उत्पादन हो, आने वाले समय भी मृदाओं से अच्छा उत्पादन हो, इसलिए इसे खेती सतत विकास कहा जाता है, कि आगे वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही सतत विकास है। और किसान जो वैज्ञानिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, उन्होंने भी प्राकृतिक खेती के महत्वों को स्वीकार किया है कि प्राकृतिक खेती के महत्व होते हैं, जबकि जो रासायनिक खेती है उनके दुष्परिणाम भी होते हैं, उन्होंने ये सब भी स्वीकार किए। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं, ताकि आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। आपको सभी क्लासें मिलेगी फ्री में यूट्यूब चैनल पर, और आपको नोट्स क्लास के साथ ही बनाने हैं, और जो भी पेपर वगैरह जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कैसे होंगे, उसकी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की दी गई है, तो आप वहां से ऐड हो सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।